नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के अंतर्गत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पर आधारित है। इस वीडियो में हम पाठ का सार एवं पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाठ के बारे में। यह पाठ अंबेडकर जी के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 में होने वाला था के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बनने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। इसमें जातिवाद के आधार पर की जाने वाली असमानता का तार्किक विरोध किया गया है। अब बात करते हैं पाठ के सार की। इस युग में भी कुछ लोग जातिवाद के समर्थक हैं। उनके अनुसार कार्यकुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है। इसमें आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, वरन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंचा नीचा भी करार देती है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन का दूसरा रूप मान लिया जाए तो भी यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज का यह कर्तव्य है कि वह लोगों को अपनी रुचि का व्यवसाय करने हेतु सक्षम बनाए, क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य की रुचियों एवं क्षमता को नकार कर उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। ऐसी स्थिति में उद्योग धंधों की प्रक्रिया एवं तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। परंपरागत व्यवसाय को बदलने की अनुमति न होने के कारण अनेक बार बेरोजगारी की समस्या भी उभर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। परिणाम स्वरूप लोग विवशता के साथ अरुचिपूर्वक काम करते हैं और इस तरह वे टालू मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। अतः जाति प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। लेखक की कल्पना के अनुसार आदर्श समाज में 3 मुख्य तत्व होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। इनसे लोकतंत्र सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक पहुंच सकता है। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सर्वत्र फैल जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में समभाग हो, सभी रक्षा के प्रति सजग हों, सभी को सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति ही नहीं, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव आवश्यक है। आवागमन, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वतंत्रता का विरोध कोई नहीं करता। संपत्ति रखने, जीविकोपार्जन के औजार तथा सामान रखने के अधिकार पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य के सक्षम व प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है। इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दासता में जकड़ा रहेगा। दासता केवल कानूनी ही नहीं होती, जहाँ दूसरों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करना पड़े, वहाँ भी दासता होती है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचकों के अनुसार सभी मनुष्य समान नहीं होते। समता असंभव होते हुए भी एक नियामक सिद्धांत है, अतः ये तथ्य होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है।
मनुष्य की क्षमता मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। तीनों ही दृष्टि से मनुष्य समान नहीं होते, परंतु इन तीनों कारणों से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार उचित है, परंतु उसमें भी सबको अपनी क्षमता विकसित करने के पूरे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। लेखक के अनुसार वंश परंपरा और सामाजिक प्रतिष्ठा के आधार पर असमानता नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इससे केवल सुविधा संपन्न लोगों को ही लाभ मिल सकेगा। वास्तव में प्रयास मनुष्य के वश में हैं, किंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, परंतु उसके पास सबके बारे में जानने का, उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं को समझने का अवसर नहीं होता। अतः ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि वर्गीकरण और श्रेणीकरण संभव नहीं है। इस तरह यद्यपि समता एक काल्पनिक वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञों के लिए यही एकमात्र उपाय एवं मार्ग है। आइए अब देखते हैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं, अथवा अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों नहीं माना जा सकता? अंबेडकर के तर्कों की विवेचना कीजिए। उत्तर: जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी के निम्नलिखित तर्क हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। भारत की जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। यह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार कर जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। व्यक्ति के जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना सर्वथा अनुचित है। जाति प्रथा मनुष्य को संकट के समय भी व्यवस्था बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही उसे भूखा मरना पड़े। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, उसे करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। प्रश्न 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? उत्तर: भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता है। जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उस पेशे में पारंगत हो। उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात ऐसे परिवर्तन होते हैं कि व्यक्ति अपना पेशा बदलने के लिए बाध्य होता है। ऐसे में यदि जाति प्रथा पेशा न बदलने दे तो भुखमरी और बेरोजगारी आएगी ही। आज भारत की स्थिति बदल रही है। सरकारी कानून, सामाजिक सुधार और विश्वव्यापी परिवर्तनों से जाति प्रथा के बंधन काफ़ी ढीले हुए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं, फिर भी लोग पैतृक व्यवसाय त्याग कर नए पेशे में जा रहे हैं। जो लोग पैतृक व्यवसाय से जुड़े हैं वे या तो स्वेच्छा से हैं या अन्य क्षेत्र की दक्षता के अभाव के कारण कार्य कर रहे हैं। प्रश्न 3, लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? उत्तर: लेखक के अनुसार दासता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है। दासता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना दासता है। प्रश्न 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर क्षमता को एक व्यावहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? उत्तर: अंबेडकर जी के अनुसार शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभव है। समता के व्यवहार्य सिद्धांत को मानने के पीछे
लेखक का तर्क है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराना होगा। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के समान व्यवहार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं होती, अतः उस आधार पर निर्णय लेना अनुचित है। प्रश्न 5। सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर: हम लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, उसमें भी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिले। शहरी वातावरण में किसी प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तथा ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बच्चे के बीच स्पर्धा में शहरी कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही विजेता होगा, क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं। अतः सर्वप्रथम जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिलें तो उनका विकास हो सकेगा, अन्यथा नहीं। प्रश्न 6। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगी? उत्तर: आदर्श समाज के तीसरे तत्व भ्रातृत्व पर विचार करते समय लेखक ने भले ही स्त्रियों का अलग से उल्लेख नहीं किया है, किंतु वह समाज की ही बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर ही बनता है। उन्होंने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को सम्मिलित किया है, अतः स्त्रियों को सम्मिलित करने या न करने की बात व्यर्थ है। भ्रातृत्व शब्द व्यवहार में प्रचलित नहीं है, यह संस्कृत शब्द है, अतः इसके स्थान पर भाईचारा शब्द उचित होगा। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का सार और पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी सिद्ध होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।